हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की हैं। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी प्रीवियस मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ही टॉपिक बची है तो उसे भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे नवंबर मंथ की। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आज हम लोग की फर्स्ट आर्टिकल होने वाली है ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनकी ऑडिट की गई है, तो अब हम लोग उसके रिजल्ट को देखने वाले हैं कि क्या क्या फाइंड आउट किया गया है यहाँ से। देन यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आज के डेट में इसमें बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है इसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आज की डेट में इसकी ज़रूरत क्यों है इसे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। साथ ही इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे एंड कुछ शॉर्ट्स में न्यूज़ है तो उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2023, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी में मेल करके अपनी फर्दर जो क्वेरीज़ है उसको पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हो। एक आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि आपको इस मेल आईडी पे मेल करके ही आपको फर्दर किस तरीके से इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हो उसकी पूरी जानकारी आपको इस ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैग, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑडिट करने का अधिकार किनके हाथ में है। तो ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी जो प्रेजेंस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको एक्सपेंड करे, जिससे कि वो ऑडिट कंट्रोल करना चाहते हैं 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। तो एक अच्छी बात है। तो अब स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले हम लोग कैग के बारे में यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कैग, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत से तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत कैग को डिफाइन किया गया है। तो ये है आर्टिकल 148 से 151। तो इसमें डील किया गया है कि कैग, ठीक है, और कैग को यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ये आप देखो कि रिमूवल जो इनको अपने ऑफिस से किया जाता है वो उस तरीके से होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो प्रोसेस इतना आसान नहीं है और रिमूवल प्रोसेस सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें कि कैग की रैंकिंग क्या है, तो कैग की रैंकिंग अगर आप हायरार्की में देखोगे तो 9th रैंक में है, और ये सेम स्टेटस एंजॉय करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इट मीन्स आप इनकी क्लास और लेवल अब समझ सकते हो कि कहाँ पे हैं। साथ ही कैग एक्सरसाइज करते हैं कुछ पावर और फंक्शंस, जो कि इस तरीके से आप देखो कि जैसे इन यूनियन के कुछ अकाउंट्स है या फिर स्टेट के कुछ अकाउंट्स है या कुछ अदर अथॉरिटी या बॉडी के कुछ अकाउंट है, जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उनके तहत ये प्रिस्क्राइब किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को ये यहाँ पे अपनी इनके तहत इनका पावर है। ओके, अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। एट प्रेजेंट देखिए तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी प्रेजेंस अगर आप देखो तो स्टेट कैपिटल में है। इनकी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी अकाउंट है उनको ये ऑडिट करते हैं। फाइन। साथ ही अगर हम लोग देखें एज रिपोर्टेड, कैग जो है अब इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट करेंगे और सारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जितनी भी सरकार यहाँ पे खर्च करती है, उनको यहाँ पे सुपरवाइज किया जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये भी अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ही तहत यहाँ पे आएंगे। और किस कानून के तहत, तो कैग एक्ट जो 1971 है इस कानून के तहत ही यहाँ पे आपका ऑडिट करने का अधिकार जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किसका दिया गया, तो कैग को। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इसकी ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक बात देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल हमने देखा, अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे, और जो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारा ऐड किया गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में किया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल में आप देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया है, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर हम लोग देखें तो ये म्यूनिसिपल यहाँ पे कॉर्पोरेशन रखा गया है। फाइन। तो यहाँ पे अगर पंचायत में देखें तो ये विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे आपका कैसे गवर्नेंस करना ये रखा है। म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर हम लोग देखें तो जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है और नगर पंचायत है हर एक रीजन में, तो वहाँ पे कैसे गवर्नेंस करना है उसके बारे में रखा गया है। इसमें आप देख सकते हो इसको 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। इट मीन्स कि फर्स्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट है, एंड 3rd टियर यहाँ पे हम लोग जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं ना, ओनली दोज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, no need to learn and just go through all those articles which is in this magazines. Okay, no need to learn all the articles. तो यहाँ पे आर्टिकल आप देखो 243J है,
तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो कि कानून के द्वारा यहाँ पे प्रोविज़न बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि यहाँ पे पंचायत के द्वारा जितने भी अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और ये फंडिंग किया जाएगा, ये ऑडिट किया जाएगा इन सारे अकाउंट्स का। इट मीन्स कि कैग जो यहाँ पे ऑडिट करेंगे वो सारे अकाउंट को ऑडिट करेंगे जो कि पंचायत के द्वारा यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। देन आर्टिकल 243Z है। 243Z में ये है कि मेंटेनेंस किया जाएगा वो अकाउंट का जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, और इस तरीके के अकाउंट को ऑडिट भी किया जाएगा यहाँ पे। फाइन। तो जे और जेड में क्या है, जे में यहाँ पे जो कैग को अधिकार दिया गया है कि आप यहाँ पे ऑडिट करो सारे अकाउंट का पंचायती राज का, तो ये जे में है। एंड जेड में है कि यहाँ पे कैग को अधिकार दिया गया है कि आप ऑडिट करो सारे अकाउंट्स जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं। फाइन। अब समझते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऑडिट करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप देखो कि इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स कि एक लार्ज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ में जा रहा है। क्योंकि आप देखो जितनी भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार के द्वारा अनाउंस किया जाता है तो वो सब जो है नीचे आता है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे इट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड टियर ऑफ जो गवर्नेंस है वहाँ पे आकर अटकता है और वहीं से ये इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लोकल बॉडीज़ में डायरेक्टली ये एक्सपेंडिचर आता है, सारे पैसे जो है सबसे पहले नीचे आती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितनी भी यहाँ पे पैसे वगैरह खर्च किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको यहाँ पे ऑडिट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेकंड है कि इरेगुलर ऑडिटिंग। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये आप देखो लोकल फंड ऑडिट बॉडी के द्वारा ही ऑडिट किया जाता है या फिर किसी एजेंसी के द्वारा ही जो कि स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो यहाँ पे रेगुलर तरीके से ऑडिट नहीं करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो ट्रांसपेरेंसी, डिफरेंट सोर्सेज है तो उसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी की भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, जैसे कि पीपीपी हो गया, आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल हो गया जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये सब के एग्जीक्यूशन के लिए है। साथ ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें ऑडिटिंग की तो इसमें इंश्योर किया जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की क्वालिटी। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो पब्लिक अवेयरनेस और रिस्क एनालिसिस जो है ये सब ऑडिटिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है इम्पॉर्टेंट है ऑडिटिंग को लेकर। अब देखते हैं कि ऑडिटिंग जो यहाँ पे किया जाता है इट मीन्स कि यहाँ पे देखा जाता है कि कितने पैसे आए हैं, कितने यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सारे जो अकाउंट्स होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, तो इसके ऑडिटिंग में क्या क्या चैलेंजेस आता है। सबसे पहले आप देखो चैलेंजेस है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और लैक ऑफ स्किल। इट मीन्स कि ऑडिट करना है लोकल गवर्नमेंट का तो उसमें स्टाफ की कमी है, सबसे बड़ी बात यही देखने को मिलती है। दूसरी है कि स्किल की कमी है कि ऑडिट करने का जो स्किल होता है किस किस पैरामीटर में चेक करना है या फिर क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स होनी चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, तो उन सारे स्किल्स की कमी है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है, लैक ऑफ स्किल्स भी है, लैक ऑफ रेगुलर ऑडिटिंग भी है जो लोकल ऑडिट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो रेगुलर नहीं है, इट मीन्स कि एक यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हाँ 1 आवर्स की विदिन करनी है या फिर एक साल में आपका 2 बार ऑडिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स नहीं है। साथ ही आप देखो कि लोकल ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे लो है, ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। बैंक और ट्रेजरी अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो मनी विड्रॉ किया जाता है वो अलग अलग तरीके का फंड अकाउंट होता है जो कि बैंक और ट्रेजरी अपने पास रखते हैं। तो इसको यहाँ पे जो ऑडिट किया जाता है ना वो लोकल ऑडिटर के द्वारा अगर इसको किया जाए तो ये डिफ़िकल्ट होता है ऑडिट करने में, क्योंकि जितने भी यहाँ पे फंड अकाउंट है वो यहाँ पे कुछ बैंकों के पास है, कुछ ट्रेजरी के पास है, तो इकट्ठे एक जगह यहाँ पे ऑडिट नहीं हो पाता। तो ये भी एक यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वे टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, कैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी फंडिंग जो भी यहाँ पे ऑडिटिंग हो रही है इसको फुल फ्लेजेड हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑडिटिंग हो रही है ये बिल्कुल सही है या फिर बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से यहाँ पर ऑडिटिंग किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैग की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, अकाउंट वगैरह फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है फॉर लोकल गवर्नमेंट अकाउंट, जिससे कि हम लोग यूनिफॉर्मिटी की जो डिग्री है उसको इंश्योर कर सकें। एक डेडिकेटेड जो एजेंसी है वो होनी चाहिए, जैसे आप देखो कि 11th फाइनेंस कमीशन जो है उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि लोकल फंड ऑडिट और कोई अदर जो एजेंसी है उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि लोकल बॉडीज़ के अकाउंट को वो ऑडिट करते रहे। तो ये चीज़ें हम लोग को फॉलो करना चाहिए। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना, इट मीन्स कि जो कैग की रिपोर्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सब से रिलेटेड, तो इसको भी यहाँ पे कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने यहाँ पे
रखना, जिससे कि जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का यहाँ पे ऑडिट होता है उसी तरीके से रखना। स्किल अपग्रेडिंग की बात की जा रही है कि यहाँ पे अर्जेंट नेसेसिटी है कि किस तरीके से हम लोग टेक्निकल स्किल जो अपग्रेडिंग है लोकल फंड ऑडिटर में उसको हम लोग को अपग्रेड करना होगा। सोशल ऑडिट पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे सोशल ऑडिट जो है उसको डेवलप करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, जिससे कि हम लोग अपनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंश्योर हो पाएगी। एक कुछ केस स्टडी देख लेते हैं जो कि इस लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे ऑडिटिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कर्नाटक का, जो कि मल्लूर एक कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑडिट स्क्रूटनी जो है रिकॉर्ड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के है तालुक पंचायत के है मल्लूर में, वो डिस्क्लोज़ किए हैं कि ईओ मिस एप्रोप्रिएटेड फंड है। कितना? तो 1.74 करोड़ तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएटेड फंड भी यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है कि इतना पैसा है यहाँ पे, जो कि ये नहीं पता है कि इसको कहाँ एलोकेट करना है, किस स्कीम के लिए कैसे खर्च करना है। साथ ही सब ट्रेजरी ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिला है। फ्रॉडलेंट बिल्स, कुछ ऐसे बिल जो कि गलत है, बिना किसी प्रॉपर चेक वगैरह किए हुए यहाँ पे बिल पास कर दिया गया है। तो इस तरीके का भी आप केस देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है लोकल गवर्नमेंट में कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें हम लोग कब कब कर रहे हैं। पहली बात, ऐसा जो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ऑडिट का जो बात किया गया था पहली बार 1880 में किया गया था। ये चीज़ें थी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो अदर लोकल फंड है उनको यहाँ पे ऑडिट करना चाहिए। फिर उसका रिपन रेजोल्यूशन तो आया 1882 का, और ये जो स्कीम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इससे क्या हुआ कि एक म्यूनिसिपल जो इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप किया गया। रिफॉर्म भी है 1921 की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ऑडिट है लोकल बॉडीज़ की, ये एक प्रोविजनल सब्जेक्ट्स भी बन गया एक। उसके बाद 73rd और 74th में तो यहाँ पे आप देखो कि ऑडिट अकाउंट जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट लॉ में रखा गया है, यानी कि हर एक राज्य में अपना एक कानून है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा। फाइन। तो ये सारे तरीके से आप देखो कि एक फ्लो चार्ट बताया गया है कि किस किस तरीके से कब से ये ऑडिट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। बट नाउ यहाँ पे अब क्या है कि कैग के द्वारा ये प्लान किया गया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसकी जो ऑडिट एक्सरसाइज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब ये भी कैग के द्वारा ही किया जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं कैग के द्वारा किया जाएगा तो कुछ जो करप्शन की इशू निकल कर आती है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलता है, ओपेकनेस होता है, तो ये सारी चीज़ों से कुछ तो पर्दा उठ पाएगा और कुछ बेटर हो पाएगा। हमारे जो मेनली जो बेनिफिशरीज़ है, देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या फिर आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही कहते हैं, जिससे कि आप देखो कि बेसिक लेवल जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इट मीन्स कि जो यहाँ पे बेनिफिशरीज़ है जिनको हर तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिनके लिए सरकार स्कीम बना रहे हैं, तो उनके पास तक उनका फ़ायदा पहुँच रहा है कि नहीं, इस चीज़ को ऑडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि हमने देखा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैग की इन्वॉल्वमेंट है। कैग के बारे में हमने बेसिक देखा, देन यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देखा, देन यहाँ पे किस तरीके से इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा गया है कि डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है एक अल्ट्रा वायर्स कहा गया है पेरेंट एक्ट का, तो इसको यहाँ पे कोई भी तरीके से इफेक्ट में नहीं देखा जा रहा है। बेसिकली आप देखो कि देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहने का मतलब है कि डेलीगेट कर देना। इट मीन्स कि देखिए जो कानून बनाया जाता है वो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, सेंटर में पार्लियामेंट के द्वारा। बट समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना हो और सर्टेन किसी कानून की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर बॉडी जो है लोकल बॉडी को, लीगल बॉडी को यहाँ पे ऑथराइज़ कर देते हैं कि आप कानून बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि जो लीगल बॉडीज़ है वो यहाँ पे कानून बना रहे हैं अदर देन जिनको ऑथराइज़ किया गया है। तो केस जो कि एक अपील किया गया था, यहाँ पे अपील फाइल किया गया है केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगेंस्ट अ स्टेट हाई कोर्ट डिसीजन, जिसमें कि यहाँ पे आपका अपहेल्ड कर दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2014 का। तो एज़ पर रूलिंग जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थे वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इट मीन्स कि जो पेरेंट एक्ट है
इट मीन्स कि जो एक रियल एक्ट है, रियल एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है, छोटे छोटे यहाँ पे आप देखो कि इसको डिवीजन कर दिया जाता है, ठीक है। एक अम्ब्रेला एक्ट है, उसके अंदर आप देखो कि छोटे छोटे एक्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है सो डैट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ईजी हो जाए। बट जो पेरेंट एक्ट है उसके बियॉन्ड जाकर जो है यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो कभी भी नहीं वर्क कर पाएगा। तो ये अल्ट्रा वायर्स कहा गया है, बट ये किसी भी तरीके से इफेक्ट में नहीं आता। अल्ट्रा वायर्स कहने का मतलब है कि हाँ, किसी के बदले हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ, इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में समझते हैं। बेसिकली देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको यहाँ पे पावर दे दिया जाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन का। जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे एक प्राइमरी लेजिस्लेशन का कि आप कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है, जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके। पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू, तो यहाँ पे अदर्स को अनेबल किया जाता है कि आप जो है कानून और रूल्स बना सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत क्या है, यहाँ पे है कि लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे दिया गया है लेजिस्लेचर को। वहीं अगर एग्जीक्यूटिव पावर देखें तो ये एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पे दिया गया है कि आप लॉ को एग्जीक्यूट कराओ। इट मीन्स कि लॉ बनाने वाले कोई और होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले कोई और होते हैं। बट क्योंकि टाइम की कमी है और कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है अपने आप को काफ़ी लिमिट करके रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पावर को ही डेलीगेट कर दिया जाता है कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव को ही यहाँ पे पावर दे दो कि वो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कानून भी बनाएंगे, ठीक है। पर्पस क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का? पर्पस यही है कि जो नेसेसरी चेंजेस की ज़रूरत है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। समटाइम्स आप देखते हो आज की डेट में काफ़ी चीज़ें सिनेरियो चेंज हो चुकी है। अगर आप 100 ईयर्स बैक जाकर देखो किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आप लोग मैरिज ही सेरेमनी को अगर आप देखो, तो आज की डेट में काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है, ओके। तो इसलिए अब जो फ्लेक्सिबिलिटी आज की डेट में निकल कर आ रही है, उसमें चेंजेस की जो ज़रूरत है वो बेटर तरीके से हो सके। तो चलो यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस जो करना है वो यहाँ पे आपका किसी भी लीगल बॉडीज़ के द्वारा किया जाए तो नो इशू है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर आप देखो काफ़ी प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड और सेक्टर स्पेसिफिक जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको बनाने के लिए, साथ ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कुछ स्टेट का फंक्शन आप देखोगे तो इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और इकोनॉमिक और जो सोशल स्फेयर है ये भी आपका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग न्यू रिफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है हम लोग यहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दे कुछ स्पेसिफिक और सुटेबल ओकेजन्स के लिए, ओके। इश्यूज़ अगर हम लोग देखें आज के डेट में क्या परेशानी निकल कर आ रहा है, परेशानी है लो स्क्रूटनी। इट मीन्स कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जो एग्जीक्यूटिव अगर वो यहाँ पे कानून बना रहे हैं तो किस तरीके से उसको कानून बना के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए स्क्रूटनी यहाँ पे बहुत कम हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, उसको चेक एंड बैलेंस तो करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एक स्टडी के द्वारा ये देखा गया है कि 2008 से 2012 के बीच में सिर्फ 101 पीसेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है आउट ऑफ टोटल 6985, जिसको स्क्रूटनाइज किया गया कमेटी के द्वारा। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत ही हाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो MCA है उनके द्वारा 56 रूल्स नोटिफाई किया गया था इस कानून के तहत, जिसमें से 181 सर्कुलर यहाँ पे आपका सिर्फ इशू हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स कि लोकतांत्रिक देश जो हम लोग आज के डेट में हैं, तो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में है। डेमोक्रेसी कहता है कि जिसको हम लोग चुन के लाए हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वही यहाँ पे कानून बनाते हैं, ठीक है, मेकर्स ऑफ लॉ होते हैं। अब यहाँ पे वो किसी और को ये अधिकार दे दे तो ये तो डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। साथ ही अब्यूज़ ऑफ रूलिंग मेकिंग पावर, इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो यहाँ पे जो पावर है उनको दे दिया गया है रूलिंग मेकिंग पावर का, तो कहीं ना कहीं वो इसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन है, समटाइम्स ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसको क्या फंक्शन दिया गया है। एग्जीक्यूटिव का काम इज़ वेरी डिफरेंट, तो फिर भी उनको यहाँ पे काम दे दिया गया है लेजिस्लेशन का, तो समटाइम्स मतलब कि ये आप देखो कि मैच्ड अप हो जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस। बट सजेशन दिया गया है कि हम लोग को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को ही अमेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग को एडिशनल जो वर्किंग कमेटी है उसे लेकर आना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के तहत, वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए, जिसमें कि विथ लीगल एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हो, और जिससे ये समझ में आए कि हर एक रूल्स जो यहाँ पे पार्लियामेंट में बनाया जाता है उसको बेटर तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टडी कर सके। साथ ही रीज़न यहाँ पे देना चाहिए कि डिले का रीज़न क्या है। कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, जितने भी MPs है, कमेटीज़ है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट बैठाने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे बेटर तरीके से ये आपका डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है ये वर्क कर पाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को की वैलिडिटी को लेकर जो 2016 का डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन का, तो उसको अपहेल्ड किया गया।
देन यहाँ पे सेंट जॉन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर है, जिनके द्वारा ये कहा गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंसिडर किया जा सकता है एक नेसेसरी एविल और अनफॉर्चुनेट है बट इनएविटेबल इन्फ्रिंजमेंट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का है। इट मीन्स कि ये भी इसके अगेंस्ट में है कि जब हमारे यहाँ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और जुडिशरी है, तीनों बॉडी का यहाँ पे आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन आज ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर का ये उल्लंघन हो रहा है। देन DS गेरोवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स है, इनके द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डील करता है यहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पावर से रिलेटेड, तो बाकायदा एक आर्टिकल भी है जिसमें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पावर से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, तो इसको भी यहाँ पे देखा जा रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस देख सकते हैं जहाँ पे ये इनवैलिड लगता है। इट मीन्स कि कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा सिचुएशन जिसमें कि ऐसा नहीं, ये सही नहीं लगता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो देखिए फंडामेंटल राइट है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर वायलेट हो रहा है तो ये सही नहीं है। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऐसा कानून बना दो जिससे कि लास्ट में पता चले कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को ही इंक्रोच कर रहा है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। रूल्स और रेगुलेशन जो कि अल्ट्रा वायर्स है, और जो पेरेंट एक्ट है बेसिकली कुछ कानून है और उसकी जो प्रोविज़न है उसको वायलेट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव डिड नॉट हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, उनका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो होना ही नहीं है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप देखो कि ये स्टक डाउन कर सकता है मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशंस और अनरीजनेबलनेस। ये भी सही है कि कई बार आप देखो कि कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है वो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी स्टक डाउन कर सकता है। साथ ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कुछ लेजिस्लेचर है जो कि डेलीगेट नहीं करते एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। देखिए हम लोग कह तो देते हैं कि हाँ ये लीगल बॉडी है, ये कानून बना के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग ये चीज़ें आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो। ओके, so this is again delegated legislation. I hope you understand this article and the meaning of delegated legislation. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसकी हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स एंड जो यहाँ पे चीज़ें आज की डेट में है कि वाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों है, कहाँ कहाँ पे इसको जो है जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देख लेते हैं रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में रिगार्डिंग क्या कि सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन कीजिए इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ठीक है, तो इस बिल में क्या, इस बिल में है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस रखा गया कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है। बट इससे पहले प्राइवेट मेंबर बिल आया है, तो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं। प्राइवेट मेंबर कहने का मतलब है कि कोई भी बिल जो कि एक मेंबर के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ना कि मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर एंड मेंबर, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो जो मेंबर के द्वारा यहाँ पे बिल लाया जाता है उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। कैन ऑनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। मेंबर देखिए जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसके लिए एक ही दिन फिक्स किया गया है कि इसको फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस करना है और इसके लिए जो डिस्कशन करना है वो सिर्फ फ्राइडे को ही होगा। एडमिसिबिलिटी की बात करें तो ये चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा। नो प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है ये अभी तक 1970 के बाद से आप देख सकते हो कि प्राइवेट मेंबर बिल को अभी तक जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ये वहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो ये भी एक बड़ी बात है, इसको भी समझना होगा। ओके, तो ये चीज़ें कही गई है। प्रपोज्ड पैनल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन होंगे जो इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे राज्यसभा के। ओके, साथ ही हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अब बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं। अगेन आपके पास एक और आर्टिकल आ गया है जिसे आपको याद करने की ज़रूरत है। दिस इज़ आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए। और इसमें आप देखो कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंडिया में है उनके इलेक्शन के बारे में बात किया जाता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है 1991 का, उसके तहत ही अगर आप लोग देखो आर्टिकल 324 है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इनका रिस्पॉन्स ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में। फाइन,
देखिए इलेक्शन किसका किसका यहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया और ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्ट है 1991 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो है इनकी टेन्योर 6 ईयर्स होती है या फिर 65 ईयर्स तक, जो भी पहले हो जाए। तो ये कानून में है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। और इनका भी सेम स्टेटस होता है और सेम सैलरी होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो इनको स्क्रूटनी सिक्योरिटी भी दी जाती है अपनी टेन्योर का, और ऐसा नहीं है कि इनको ऑफिस से जो है ऐसे ही हटा दिया जाए। ओके, इनकी रिमूवल भी वैसे ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होती है। तो अभी हमने देखा था कि कैग की भी रिमूवल वैसे ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो सेम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी है। जो कंडीशन और सर्विस है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये वैलिड नहीं होता और डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेगा आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। साथ ही अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न कुछ और देख लेते हैं इनके अपॉइंटमेंट का, तो आर्टिकल 324(2) है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करें। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 है जिसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि टाइम टू टाइम वो फिक्स करे नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अदर देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे फिक्स करने के लिए ये भी आपका प्रेसिडेंट को ही एम्पावर किया गया है, तो ये भी एक बेटर है और ये भी आर्टिकल ध्यान रखिएगा 324 सब क्लॉज 2। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ क्या क्या है। सबसे पहले आप देखो कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे 1989 तक। फिर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक क्या हुआ कि 3 मेंबर बॉडी इनको बना दिया गया। फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि 1993 तक आप देखो कि सिर्फ यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन 1993 के बाद अब क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो अभी भी 3 मेंबर बॉडी है। ओके, लेकिन इशू क्या है इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल से रिलेटेड। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे रोल होता है रूलिंग पार्टी का। अपॉइंटमेंट जो यहाँ पे किया जाता है पूरी तरीके से, वो आप देखो जो पार्टी मेजोरिटी में रहती है, रूल करती है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। इट मीन्स कि वो अपने ही आदमी को यहाँ पे बैठाते होंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही होता है। सेकंड है कि नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई ऐसा एक क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये सारी क्वालिफिकेशन को मीट करेंगे तो उनको ये पोस्ट में बैठाया जाएगा। सेकंड डीमेरिट। सेकंड है कि डिफरेंस इन रिमूवल। सेफ गार्ड अगर आप देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को। साथ ही यहाँ पे ट्रंकेटेड टेन्योर है। कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी तक 6 ईयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं 2004 से लेकर, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 6 ईयर कंप्लीट ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपॉइंट होकर आते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं क्योंकि उनका 65 ईयर्स एज ही कंप्लीट हो जाता होगा। साइलेंस है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को लेकर। अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के तहत देखें तो इसमें किसी भी तरीके का प्रोविज़न है ही नहीं कि चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपने पोस्ट से रिटायर होते हैं तो क्या उनको उसके बाद जो है कोई भी पोस्ट वो अवेल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारा इशू है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम है। देयर इज़ अ नीड फॉर ए कॉलेजियम जो कि ये डिसाइड करे कि हाँ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हो, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरीके के पोस्ट ये अवेल करे या फिर अवेल नहीं करे, रीअपॉइंटमेंट का भी कोई प्रोविज़न होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर, इनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि वो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट से अगर रिटायर कर रहे हैं तो इनको यहाँ पे फर्दर गवर्नमेंट की कोई और पोस्ट को अवेल करने का कोई इनके पास जो है एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही 255 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है जिसमें ये रिकमेंड किया गया है कि जो ऑफिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि हम लोग को इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सारे मेंबर को देने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी हम लोग को लेकर आना है इलेक्शन कमिश्नर को लेकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। साथ ही एक परमानेंट इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंसी जो है एक इंडिपेंडेंट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काम कर सके। ओके, सो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। अब देख लेते हैं कि कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है, जैसे कि सीबीआई कन्विक्शन ऑफ केस कम्स डाउन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो कन्विक्शन केस है वो धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट में कहा गया है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जो है डेजिग्नेट करना चाहिए एज ए नोडल एजेंसी, कि वो यहाँ पे मॉनिटर करे जो भी बैकलॉग वगैरह है रिजर्व वैकेंसी को लेके।
इंटीग्रिटी, विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस मैटर को देखें तो यहाँ पे वैकेंट पोस्ट को फिल करने की ज़रूरत है। साथ ही जनरल कंसेंट देखें तो यहाँ पे जो जनरल कंसेंट की विड्रॉवल से पहले आप देखो स्टेट को यहाँ पे कम्प्लेक्स नेचर को कंसीडर करने की ज़रूरत है। ओके, 9 स्टेट है जिन्होंने यहाँ पे जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करने से पहले हम लोग को यहाँ पे कम्प्लेक्स नेचर को यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ प्रोविज़न होनी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सके उन सारे कैंडिडेट्स का जो कि यहाँ पे इंस्पेक्टर या डीएसपी के रैंक में है, तो ये भी बात कही गई है। डिजिटल इंडिया अवार्ड है, देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 50 ईयर्स हो चुकी है और 8 पिलर्स है जिसपे कि ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स जो है ये डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जैसे पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड पोटेंशियल। पीएम के द्वारा इनाग्रेट किया गया है गृह प्रवेश प्रोग्राम, वो भी त्रिपुरा में, और अदर इनिशिएटिव्स देखे जो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, तो एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट है, एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो ये दोनों पॉलिसी है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही आप देखो पीएम डिवाइन है, यानी कि पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। धोला सदिया ब्रिज है जो कि हमारी कंट्री की लॉन्गेस्ट ब्रिज है लोहित रिवर के ऊपर, जो कि आसाम का स्टेट में है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे है और अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भी है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अब देखते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें जो कि 2 स्टेट के बीच में है, तो ये आपका जो है कहाँ से आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से निकल कर। तो यहाँ पे आप देखो कि महाराष्ट्र जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि 865 विलेज को, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट से हैं कर्नाटक से, और मराठी स्पीकिंग पीपल है जो कि मेजोरिटी में है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। इट मीन्स कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो बॉर्डर है वो एक है, और इसमें आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जैसे कि बेलगवी है, करवर है, विजयपुरा है, और यहाँ पे कालाबुर्गी, विदार है। तो ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटक से है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि ये 865 विलेजेस है। ओके, और 1965 में आप देखो 1967 में महाजन कमीशन है जो कि सेंटर के द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने महाराष्ट्र का जो क्लेम था बेलगावी के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि ये यहाँ पे कर्नाटक के बॉर्डर में है, ये हमारे बॉर्डर में नहीं है। तो इस तरीके का आप देखो ये है, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो बेलगावी जो है ये कर्नाटक का पार्ट बन चुका है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके का डिस्प्यूट चलते रहता है, बट इतने माइनर क्वेश्चंस आपके नहीं निकल कर आएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिए। प्रोबर्टी पोर्टल, येस दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। प्रोबीटी पोर्टल की अगर बात करें तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था डेटा वगैरह को कैप्चर करने के लिए। सारे मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर्स, बैंक वगैरह जो है उसी से। और यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ़ केसेस है जो कि पेंडिंग है सेक्शंस के लिए, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन भी है जो रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी है, नंबर ऑफ़ पेनल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है आप यहाँ पे कम्प्लीटली रिवैम्प कर दिए है इस पोर्टल को टू ऐड मोर फंक्शनैलिटीज़ टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंसेस। तो ये जो प्रोबर्टी पोर्टल है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया। और प्रोबर्टी कहने का मतलब एक क्वालिटी, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल जो है जिनके पास है, जैसे कि ऑनेस्टी, अपराइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारी चीज़ें हैं और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रोबर्टी कहते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी लेसन। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन, और इस लेसन से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन और आपकी रिवीजन भी हुई होगी। और अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। साथ ही डेली बेसिस पे हम लोग के साथ विजन आइज की मंथली मैगजीन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और साथ ही विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी अगर ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग फर्दर मेल करके अपनी क्वेरीज़ को पूरा कर सकते हो। ओके, सो गाइज मिलती हूँ कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।